जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में बेटा देख सकते हैं रिलेशन फंक्शन के दो पार्ट हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं और आज बेटा इसका तीसरा पार्ट है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक्सरसाइज 1.2 की हम बात करेंगे जिसमें हम लोगों को पढ़ना है फंक्शंस। फंक्शंस बेटा एक ऐसा टॉपिक जिससे हम लोगों ने 11वीं में पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा है और कुछ ने कहा था सर कि पढ़ा तो था पर अब दिमाग में पता नहीं कहाँ पढ़ा है, कुछ मालूम नहीं है। तो भाई ऐसा है, इस वीडियो में एक बार फटाफट से फंक्शंस को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जो जो बातें हमें पता होनी चाहिए वो सब बेटा मैं आप लोगों को जल्दी से यहां पर बता देता हूं यार। देखिए सबसे पहले तो देखो यार, सबसे पहले तो हम लोगों को फंक्शंस जो होता है ना इसका मीनिंग समझना है। फंक्शन का मीनिंग क्या है? तो आधे बच्चों को मालूम है कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन भी क्या होता है? फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन। जो फंक्शन होता है, सबसे पहली चीज क्या है भाई कि जो फंक्शन होता है वो भी क्या है? वो भी एक प्रकार का रिलेशन ही है। ठीक है, अच्छा तो अगर रिलेशन है तो क्या हम हर रिलेशन को फंक्शन बोल देंगे? तो आप बोलेंगे नहीं, हर रिलेशन को फंक्शन नहीं बोलेंगे। कुछ रिलेशन ऐसे हैं जिनमें खास बात देखने को मिलती है। क्या खास बात देखने को मिलती है? दोज रिलेशंस आर फंक्शंस where every element of first set have only one image। अच्छा सर ये क्या लिख दिया, समझ में तो नहीं आया। देखिए जो मेरे कुछ स्टूडेंट जो 12वीं वाले बच्चे इसको देख रहे हैं, जो ऑलरेडी 12वीं या जो मेरे करंट वाले बैच के स्टूडेंट हैं, उनको मालूम है कि मैं क्या एग्जांपल देता हूं। बाकी जो नए बच्चे हैं उनके लिए भाई एक बार में समझ में आएगा, एक बार में समझ में आने की पूरी गारंटी होगी, कोई और एग्जांपल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा समझना भाई, समझिएगा मित्रों। मैं आपसे बोलता हूं कि एक चिंकू है, एक पिंकू है और एक टिंकू है। ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, चिंकू के पापा का नाम ए, चिंकू उनको पापा बोल रहा है, पिंकू बी को पापा बोल रहा है और ये जो टिंकू है ये सी को पापा बोल रहा है भाई। ठीक है, तो बताओ कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? कोई टेंशन वाली बात है? आप बोलेंगे ठीक है भाई तुम्हारे पापा है तो बोल लो, हमें क्या उससे, तुम्हारे पापा है भाई। ठीक है जी। अच्छा अब जरा ये देखो, चिंकू पिंकू टिंकू, ए बी सी डी। ठीक है जी, अब जरा समझना, मैं आपसे बोलता हूं चिंकू डी को पापा बोल रहा है, पिंकू डी को पापा बोल रहा है और टिंकू भी डी को पापा बोल रहा है। बोलो भाई अब कोई गड़बड़ है इसमें? कोई दिक्कत वाली बात है? कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि हाँ यार कुछ गड़बड़ जरूर इसमें हो सकती है सर, लेकिन भाई कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें भाई? चिंकू पिंकू टिंकू तीनों भाई बहन हो सकते हैं ना, उनके पापा डी हैं, अंकल जी के 3 बच्चे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? फिर आप बोले सर एबीसी के क्या? भाई उनकी शादी नहीं हुई, उनकी शादी नहीं हुई इसलिए उनके बच्चे नहीं है। ठीक है ना, बट हाँ सीपीटी के फादर कौन है? डी है। ओके सर, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। अब जरा ये देखना एक बार, यहां तक तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। चिंकू पिंकू टिंकू, ए बी सी डी। चिंकू के पापा है ए, पिंकू के पापा है बी, टिंकू के पापा है सी। लेकिन ये जो डी है ये टिंकू को एक चॉकलेट दे देता है और ये टिंकू इनको भी पापा 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 बोलने लग जाता है भाई। अब बताओ अब गड़बड़ है कि नहीं है? यहां पर गड़बड़ है कि नहीं भाई? जरा बताइए, क्या यहां पर लग रहा है कि टिंकू की कुटाई हो सकती है उसके घर पे? बताइए बच्चों। तो आप बोलेंगे यस सर यहां गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आप बोलेंगे यहां का एक एलिमेंट ऐसा है जो 2 लोगों से जुड़ा हुआ है। यहां का एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी दो इमेज बन रही हैं और 2 इमेज बनने की वजह से ये जो है ये फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है भाई। अच्छा अगर ये फंक्शन नहीं है तो क्या ये दोनों फंक्शन थे? तो आप बोलेंगे यस, इनमें कोई दिक्कत नहीं थी, इनमें कोई दिक्कत नहीं थी। मेन जो चीज है वो है कि पहले सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। फिर दूसरी चीज उनकी एक ही इमेज बननी चाहिए, जैसे इसकी एक इमेज, इसकी भी एक इमेज, इसकी भी एक इमेज, इस सी की भी एक इमेज, पी की भी एक इमेज, टी की भी एक इमेज, कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहां गड़बड़ होगी, टी की यहां पे 2 इमेज बन गई। वो सी और पी बढ़िया काम कर रहे हैं बट ये टी ने यहां पे गड़बड़ कर दी, तो ये हमारे लिए फंक्शन नहीं होगा बच्चों। अच्छा सर ऐसी बात है,
तो जरा ये बताइए, चिंकू पिंकू टिंकू, यहाँ A B C A B D। अब जरा देखिएगा, चिंकू के पापा A हैं, पिंकू के पापा B हैं, और जो टिंकू के जो असली पापा वो तो C हैं। बट क्या लिस्ट में यहाँ पे नाम है? हाँ जी, क्या लिस्ट में इसके पापा का नाम आ रखा है? आप बोलेंगे नहीं। तो जब लिस्ट में नाम नहीं है तो जब ये ऐसा थोड़ी है कि किसी को भी यहाँ पे पापा 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 बोलने लग जाएगा। ये थोड़ी कि ABD जबरदस्ती इसको किसी के साथ भी मिला लेंगे। भाई इसके पापा जो है वो किसी दूसरे सेट में अलग से कहीं पर है, C है, तो कायदे से उनको वहां मिलना चाहिए था। बट फिलहाल ये T यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनाएगा। ठीक है, अब जरा सोचिए क्या ये फंक्शन होगा? तो आप बोल लेंगे कि सर डेफिनेशन में आपने बताया कि दोज रिलेशंस आर फंक्शंस वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैव ओनली वन इमेज। हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और एक इमेज होनी चाहिए। तो आप देखेंगे T की तो कोई इमेज ही नहीं है। जब इमेज नहीं है भाई तो ये हमारे लिए फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे। ये अगर समझ पाए बेटा तो मैं आपको अब कुछ और एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे होता गया ना बेटा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 2 3 4 ऐसे इस फंक्शन का नाम G हो सकता है। याद रखिए फंक्शन भी एक रिलेशन है, तो यहाँ पर भी दो सेट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, एक सेट ये A हो सकता है, दूसरा सेट B हो सकता है। तो इसको लिखते हैं कि फंक्शन G है जिसमें A है और B है। मैं बोलता हूँ 1 4 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है। तो इस G में हम बोलेंगे 1 की इमेज 4 है, G में हम बोलेंगे कि 2 की इमेज 3 है। G फंक्शन G में इमेज ऑफ 1 इज 4, फंक्शन G में इमेज ऑफ 2 दिस इज 3। ओके, और इसको ही रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कि 1 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 3, और इस प्रकार से फिर हमारा ये फंक्शन इधर बनता है भाई। ठीक है, ये हमने ये इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा है, वो उसका एरो डायग्राम है। और ये हमने इमेजेस बताई कि G में 1 की इमेज 4 है, G में 2 की इमेज 3 है। ओके सर, अच्छा जी, इस हिसाब से जरा मुझे बताओ बच्चों कि ये फंक्शन है कि नहीं है। जरा बताइए बेटा, क्या ये हमारे लिए फंक्शन होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेंगे सर 1 2 से कनेक्टेड है, 3 भी 2 से कनेक्टेड है, और 2 हमारा 3 से कनेक्टेड है। लो जी बच्चे, 1 वहाँ 2 से कनेक्टेड, यहाँ का 3 वहाँ के 2 से कनेक्टेड, यहाँ का 2 यहाँ के 3 से कनेक्टेड। चेक करो क्या पहले सेट का हर एलिमेंट एक इमेज बनाता है? क्या पहले सेट का हर एलिमेंट एक इमेज बनाता है? तो आप बोलेंगे यस सर, एक ही इमेज बनाता है। तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए क्या है भाई? इससे बोला जाएगा कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है यार। अच्छा, मान लो आपको दे दिया जाता 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, 1 की इमेज 3। जरा ये देखो भाई, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? क्या इसको फंक्शन बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर ऐसा है, 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 4, 4 की इमेज है 1, और फिर 1 की इमेज है 3। जरा ये देखो, ये 1 को ध्यान से देखो, ये 1 2 को भी इमेज बना रहा है, 3 को भी इमेज बना रहा है। बोलो भाई, इस 1 की यहाँ पे दो इमेज बन रही है, 1 की इमेज 2 भी है और 1 की इमेज 3 भी है। तो इस 1 ने गड़बड़ कर दी, 1 2 से भी कनेक्टेड है और वही 1 3 से भी कनेक्टेड है, इसने गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पर इसलिए फंक्शन नहीं होगा, ये हमारे लिए फंक्शन नहीं होगा। ओके सर, अब देखिए होता क्या ना बच्चे, जब हम फंक्शन की बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B, तो यहां पर एक फॉर्मूला याद रख लो, B की पावर में A। अच्छा सर, ये कैसे बता दिया आपने? क्या इसको रट्टा लगा ले हम? बिल्कुल बेटा, इसका रट्टा लगा लो, B की पावर में A। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं A में है 2 एलिमेंट और B में है 3 एलिमेंट, ठीक है बच्चे, और आपसे बोला जाता है कि हाउ मेनी functions can be made from A to B। ये हमसे यहाँ पे पूछ लिया जाता है, A से B पर हम कुल मिलाकर कितने फंक्शंस बना सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर
ए में 2 एलिमेंट हैं 1 एंड 2, बी में 3 एलिमेंट हैं ए बी एंड सी। ठीक है, आपको क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो यहां पर ना बेटा आपका लगने वाला है, यहां पर लगने वाला है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जरा सोचिए, इस 1 के पास इमेज बनाने के लिए कितने ऑप्शन हैं? 1 ए के पास भी जा सकता है, या बी के पास भी जा सकता है, या सी के पास भी जा सकता है। तो कितने ऑप्शंस हैं? आप बोलेंगे 3 ऑप्शंस हैं। अब 1 जिसके पास गया है वो 2 भी तो उसके पास जा सकता है, ठीक है ना। अगर मान लो 1 ए के पास गया और 2 भी ए के पास चले गए, क्या दिक्कत वाली बात है? हो सकता है ऐसे, है ना। तो आप बोलेंगे 2 ए के पास भी जा सकता है, बी के पास भी जा सकता है, सी के पास भी जा सकता है। तो यहाँ पर भी इसके पास 3 ऑप्शन है। तो हमारा जो आंसर है वो 3 की पावर में 2 आ गया, और हमारा आंसर आ जाएगा 9। और बेटा 3 बी के एलिमेंट है, 2 ए के एलिमेंट है, और मैंने लिखा बी की पावर में ए। सो देख सकते हैं 3 की पावर में 2, 3 की पावर में 2, 9 फंक्शंस बेटा हमारे इस प्रकार से बन जाएंगे। अगर देखो इनको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यार, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 ए के साथ, 2 भी ए के साथ, 1 बी के साथ, 2 भी बी के साथ, फिर 1 सी के साथ, 2 भी सी के साथ। ठीक है, अब सोचो 1 ए के पास है, 2 बी के पास है, 1 ए के पास है, 2 सी के पास है। बोलो हो सकता है ऐसा? कितना बन गए? 3 2 5 हो गए। अब सोचो 1 बी के पास है और 2 ए के पास है, 1 बी के पास है और 2 सी के पास है, 1 सी के पास है और 2 ए के पास है, एंड लास्ट हमारा 1 सी के पास है और 2 जो है वो बी के पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कुल मिला के 9 जो है फंक्शंस हमारे यहाँ पे बन पाए। मैंने सारे आपके सामने इधर लिख दिए हैं बेटा। ओके, सो ये फॉर्मूले के तौर पर आप याद रखिए कि b की पावर में क्या जाया करता है? ये आ जाता है a। ओके सर, याद रखेंगे। अब आपसे बोला जाए कि जैसे कोई फंक्शन है, मान लो a में एलिमेंट है 1 2 3 4, b में, और ये फंक्शन हमारा यहाँ है, लेट्स से यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, और आपसे बोल दिया जाता है कि फंक्शन fx जो है वो लेट्स से दिस इज इक्वल टू x प्लस 2। इस तरह से कुछ भी आ सकता है यार। जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 7 6 7 8 9 10, ऐसे आगे तक आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लेट्स से दिस इज 2x प्लस 1। ठीक है, तो इसको अब आपको लिखना हो सकता है इन रोस्टर फॉर्म, या फिर आपको बनाने के लिए कह सकता है एरो डायग्राम। तो ऐसा है बच्चे, 1 यहाँ ए में तो है क्या 1 2 3 4, बी में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो x जो है वो 2x प्लस 1 है। तो मैं अगर बोलूँ कि f1 क्या, तो आप बोलेंगे x की जगह पे 1 रख दो, आंसर विल बी 3। मैं बोलूँ 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, आंसर विल बी 5। मैं बोलूँ 3, तो आप बोलेंगे 2 इंटू 3 प्लस 1, आंसर विल बी 7। मैं बोलूँ 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 1, आंसर विल बी 9। सो जो 1 है वो 3 से कनेक्टेड है, 2 5 से कनेक्टेड है, 3 7 से कनेक्टेड है, और 4 जो है वो 9 से कनेक्टेड है। सो आप एक चीज देखोगे कि जो पहला सेट होता है, पहले सेट में हर एलिमेंट की इमेज हमेशा बनती है। अगर हर एलिमेंट की इमेज नहीं बनी तो समझ लो फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन की कंडीशन क्या है कि यहाँ के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और एक इमेज होनी चाहिए। तो देख लो सबकी एक एक इमेज बन रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ऐसी। तो याद रखिए ये जो पहला सेट होता है ना, पहला सेट ये ए, ये हमेशा हमारे लिए डोमेन होता है। ये पूरा सेट हमारे लिए डोमेन होगा, और ये हमारे लिए कोडोमेन होता है। ये हमारे लिए हुआ करेगा कोडोमेन। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज, तो रेंज में आप बोल देंगे 3 5 7 एंड 9, 3 5 7 एंड 9। सो ये चीज़ बड़ा आप लोग को इस पर रखनी है याद। अगर लेकिन कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे आते हैं ना, जहाँ पे आपको ना सिर्फ एक डेफिनेशन बता दी जाएगी, सिर्फ एक डेफिनेशन आपके सामने रख दी जाएगी, ठीक है, और आपको उसमें डोमेन खुद बताना होगा, रेंज खुद बताना होगा। जैसे लेट्स से मैं आपके सामने एक फंक्शन लिख देता हूँ x माइनस 2, एक फंक्शन मैंने आपके सामने लिख दिया, और आपसे क्या बोल देता है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज।
तो ये इस तरह की जो क्वेश्चन हमारे पास होते हैं बेटा, तो इस तरह के जो क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये आते हैं। तो देखो यहाँ पे डोमेन एंड रेंज जब हमसे पूछा जाता है ना, तो देखो यहाँ पर ना इसको ऐसे समझिए कि हम किसी अगर मशीन की बात कर रहे हैं, मशीन, तो मशीन में आपको मालूम है यहाँ से इनपुट डालेंगे तो वहां से आउटपुट निकलेगा, इनपुट डालेंगे तो आउटपुट निकलेगा भाई, मानते हो ना इस बात को। तो वो जो इनपुट है वो इनपुट बेटा हमारे लिए डोमेन है, और वो जो आउटपुट यहां से निकलने वाला है ये आउटपुट बेटा हमारे लिए यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे लिए रेंज होगा। जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूं, मैं इसी क्वेश्चन की बेटा यहाँ पे बात करूं, सोचो कि अगर जो मशीन है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूं, जो रूट के अंदर है x-2, यहाँ पर x पुट करूंगा तो सॉल्व करके मुझे y मिलेगा, सॉल्व करके मुझे y मिलेगा। तो यहाँ पर जरा सोचिए बेटा, क्या आप x की जगह पे 1 पुट कर सकते हो? क्या आप x की जगह पे 0 पुट कर सकते हो? अगर आप x की जगह पे 0 रख दोगे तो 0 - 2, ये रूट के अंदर -2 आ जाना है बच्चे, इसने रूट के अंदर ही माइनस आ जाना है। तो आप बोलेंगे नहीं सर ये तो नहीं करना चाहिए। मैं बोलूं x की जगह क्या 1 रख सकते हो? तो आप बोलेंगे रूट के अंदर -1, वहां -2, यहाँ -1, ये गड़बड़ है। तो यानी 0 भी नहीं पुट कर सकते, 1 भी नहीं पुट कर सकते। हमको x की ऐसी वैल्यू नहीं पुट करनी जिससे रूट के अंदर 0, जिससे रूट के अंदर नेगेटिव आता हो। हमें x की ऐसी वैल्यू नहीं पुट करनी जिससे हम y बता ही ना सकें, जिससे y नॉट डिफाइंड हो जाए। हमें x की ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी। अब सोचो, क्या मैं x की जगह पर 2 पुट कर सकता हूं? 2 x की जगह पे क्या 2 पुट किया जा सकता है बेटा? आप बोलेंगे 2 रखेंगे तो 2 - 2, ये रूट 0 बन जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा। आप बोलेंगे यस 2 पुट कर सकते हैं। 2 पुट करोगे तो वहां से आंसर 0 निकलेगा। मैं बोलता हूं यहां से क्या x की जगह पे 3 पुट कर सकते हैं? x की जगह पे क्या 3 पुट कर सकते हैं? 3 - 2, तो आप बोलेंगे रूट 1 तो 1 ही होता है, हमारा आंसर यहाँ पे 1 बन जाएगा। मैं बोलूं क्या x की जगह पर हम 4 पुट कर सकते हैं? 4, तो 4 - 2, हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो 4 - 2 वहां रूट 2 आ जाएगा। मैं बोलूं क्या यहाँ पे 5 रख सकते हैं? तो आप बोलेंगे 5 - 2, ये रूट 3 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से बेटा ये चलता रहेगा यार। तो भाई लोग ऐसा है, आप यहाँ पर डोमेन जब आपसे पूछा जाए डोमेन, तो डोमेन का मीनिंग समझो बेटा। डोमेन आपको x की वो वैल्यू बोलनी है जो आप इसके अंदर पुट कर सकते हो और उसको पुट करने के बाद y भी कुछ मिले, ठीक है। सो यहां पे लिखेंगे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x which gives definite values of y। x की वो वैल्यू जिससे हमें y की कोई डेफिनेट वैल्यू मिलती हो, तो भाई वो हमारे लिए डोमेन है। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहां पे रूट के अंदर x-2 है बच्चे, रूट के अंदर x-2 है। तो इस चीज को समझिए, हमें रूट के, क्योंकि हमारा जो fx है वो क्या है, वो रूट के अंदर x-2 है, और आपको मालूम है रूट के अंदर जो x-2 है, रूट के अंदर वाली वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। 0 हो सकती है, 0 से ज्यादा हो सकती है। तो ये जो x-2 है वो x-2 ग्रेटर देन 0 हो सकता है, वो इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो यानी ये जो x है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 2 को जब मैंने राइट में भेजा तो यहां से अब क्या बोलेंगे कि जो हमारा डोमेन है, डोमेन उसकी शुरुआत 2 से होगी और वो इन्फिनिटी तक हम कुछ भी उसमें पुट कर सकते हैं। सो गाइस ये क्या है, ये हमारा निकला डोमेन। ऐसे ही मैं बोलूं कि रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है बेटा, रेंज, तो रेंज का मतलब समझ जाओ, ऑल दी possible values of y which are obtained by putting the domain in this function। डोमेन में जो भी हमारा ये जो x जो है, जो भी नंबर है, उसको आप इस फंक्शन में पुट करोगे तो जो y मिल रहा है, जो पॉसिबल वैल्यूज जो आ रही है y की, वो सब हमारे लिए क्या है, वो रेंज है। तो यहां पर आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में भी जैसे जैसे मैं 2, 3, 4 पुट करता रहूंगा तो y की शुरुआत 0 से हो जाएगी, 0, 1, 2 ऐसे बढ़ता रहेगा आगे तक। मैं 6 पुट करूंगा तो 6 - 2 रूट 4 की वैल्यू आगे 2 भी आ जाएगी, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो यहां पर आप देखोगे कि आप यहां पर x की जगह जब भी 2 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट करो, सॉल्व करके जो बाहर जो आपको आंसर मिलेगा वो या तो 0 से बड़ा मिलेगा या 0 के इक्वल मिलेगा। सो यानी कि जो हमारा y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इस वजह से बेटा हम क्या बोल देंगे कि हमारी जो रेंज है वो रेंज हो जाएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी। रेंज हमारी बेटा क्या बन जाएगी, इसमें 0 से लेकर इन्फिनिटी हमारी इस क्वेश्चन में रेंज बन जाएगी भाई। तो डोमेन इस प्रकार से होता है, रेंज भी इस प्रकार से होता है। बाकी कुछ डेफिनेशंस बेटा आप लोगों को मैं बता दूं,
जैसे आप लोगों को आइडेंटिटी फंक्शन मालूम होना चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोल दूं एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर फंक्शन है। मैं बोल दूं एफ एक्स इक्वल टू है 1/x, तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। मैं 1/x, मैं एफ एक्स को लिख देता हूं, लेट्स से यहाँ पे लिख देते हैं log x, log 2x, ऐसे कुछ भी, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से ऐसी 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1, तो ये देख सकते ये एक रैशनल फंक्शन बन जाएगा। तो ऐसे जो है कई तरह के जो फंक्शन है बेटा, वो हमको ना कुछ नाम, कुछ स्पेसिफिक नाम ऐसे जो आपको पता होने चाहिए। सो वो मैं आप लोगों को एक बार फटाफट से यहाँ पे बता देता हूँ बेटा। तो देखिए जैसे हमसे कभी बोले आइडेंटिटी फंक्शन, तो याद रखिए आइडेंटिटी फंक्शन में एफ एक्स जो होता है वो एक्स के इक्वल होता है। एफ एक्स यानी कि जो वाई है वो एक्स के इक्वल होता है। इसकी खास बात क्या है कि इसमें अगर मान लो, इसमें अगर आपसे बोले कि व्हाट इज f2, तो आप आंसर कर देना 2, यानी x जो भी रखोगे y वही आएगा। मैं बोलता हूं x3, तो आपका y3 होगा। मैं बोलता हूं x माइनस का 10, तो y माइनस का 10 होगा। मैं बोलूं x 0 है, तो आपका y भी 0 होगा। ठीक है, ग्राफ इसका कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, क्योंकि x और y दोनों इक्वल है ना, x 0 तो y 0, x 1 तो y 1, 2 पे 2, तो ये इस प्रकार से बेटा आप लोगों को ये देखने को मिलता है। ये x, ये हमारे लिए y, ऑरिजिन O, और इस पे 1 1 2 2 ऐसी ऊपर 3 3, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आपसे बोले कि डोमेन क्या है, यहां पर आपसे बोला जाए कि डोमेन बताओ भाई, डोमेन क्या है हमारा डोमेन, तो जवाब दे दो डोमेन यानी कि x। हम x की जगह क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो आंसर क्लियर है, हम x की जगह कोई भी रियल नंबर यहां पुट कर सकते हैं। मैं y की वैल्यू बता दूंगा, तुम x की वैल्यू बोलो, मैं y बता दूंगा। तुम बोलोगे x 1 लाख है, मैं बोलूंगा y भी 1 लाख है। तुमने बोला x माइनस में 300 है, मैंने बोला y भी माइनस में 300 है। तुम जो भी नंबर बोल दो, तुम बोलो रूट का अंदर 200 है, लो मैं बोलता हूँ रूट के अंदर 200 है, तो बोलो मैं बोलूंगा बेटा डोमेन जो हमारा है वो क्या है, वो रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। पूछा जाए कि रेंज क्या है, तो क्लियर है ना, जो डोमेन है वही रेंज है, जो x है वही y है, रेंज भी रियल नंबर हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे जैसे हमने अभी देखा आइडेंटिटी, इसमें ही हमें मालूम होना चाहिए कांस्टेंट फंक्शन, हमें पता होना चाहिए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट में क्या होता है, कांस्टेंट की जब बात करेंगे तो ये होता है एफ एक्स इक्वल टू के। इसमें क्या होता है भाई, इसमें सिंपल सी बात ये है कि x चाहे कुछ भी हो y के रहेगा, x चाहे कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो y है वो k रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि एफ एक्स जो है दिस इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या है कि y आपका 5 के इक्वल है। जैसे मैं बोलूं कि f1, तो आप बोलेंगे 5, f2 आप बोलेंगे 5, मैं बोलूं f3 आप बोलेंगे 5। ये इस तरह से देखने को मिलता है। ग्राफ कैसा होगा, आसान सी चीजें बेटा, बिल्कुल एकदम। आपसे बोला जाए भाई कि x1 है तो y कितना है, 1 2 3 4 5, x0 तो y5, x1 तो y5, x2 तो y5, x3 तो भी y5, x4 तो भी y5, तो आप क्या देख रहे हो, x चाहे कुछ भी हो, y हमेशा इस पे 5 ही देखने को मिल रहा है, तो ये होता है y इक्वल टू 5। मैं बोलूँ बताओ इसमें डोमेन क्या है, डोमेन मतलब आप यहाँ पे x की जगह क्या क्या नंबर पुट कर सकते हो, तो मैं बोलूँ कुछ भी पुट कर लो, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी, लेकिन हाँ रेंज में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम x की जो भी वैल्यू अपने मन में सोचोगे, मेरा आंसर क्लियर है, y मेरा 5 रहेगा, मेरा y 5 है भाई, तो आप बोलोगे रेंज जो है वो इसकी 5 रहेगी। आप लोगों ने एक सेट बनाना है और सेट के अंदर बेटा आप लोगों को 5 लिख देना है। ठीक है बच्चे, ये हमारा होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट के बाद बेटा इसमें एक पॉलिनोमियल फंक्शन नाम की चीज चलती है, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ये 9th 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा है पॉलिनोमियल। ये जैसे इसमें देखो क्या है कि अगर एफ एक्स है तो ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, ए
प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन। मतलब ये समझ लो कि जो x की जो पावर है, पावर ऑफ x क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। x की जो पावर है वो देखो, यहां पे x दिख ही नहीं रहा तो समझ जाओ यहाँ x, जब यहाँ x नहीं दिख रहा तो समझ जाओ यहाँ x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2, x की पावर 3, कोई इंटीजर चलेगा बट नेगेटिव नहीं चलेगा। ठीक है, -1 -2 -3 नहीं चलेगा। तुम पावर में 1/2 1/3 मत लिख देना, फ्रैक्शन भी नहीं चलेगी, इंटीजर चाहिए हमें। ठीक है, अब इसमें, अब आपको मालूम है इसमें लीनियर पॉलिनोमियल आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल ये कैसा दिखेगा, ये होगा ax प्लस बी, और आपको मालूम है ये रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन। इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इसमें हमारा जो fx होगा वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा पैराबोला। पैराबोला, तो यहाँ पर ना कोई फिक्स ग्राफ नहीं है, यहाँ पे अलग अलग कर्व के हिसाब से बेटा ग्राफ भी हमारा चेंज होता रहता है। जैसे क्यूबिक में ग्राफ कुछ और होगा, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक में ग्राफ कुछ और बनेगा भाई। ठीक है ना, तो ये हमारा होता है पॉलिनोमियल। ठीक है सर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ आपके सामने fx इक्वल टू 3x प्लस 5, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है भाई हमारे लिए। ठीक है, मैं आपके पास लिख देता हूँ बेटा कि जो हमारा fx है, लेट्स से दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है, आप x पुट करोगे तो y मिलेगा बेटा इसमें। ठीक है बच्चे, सो ये होता है पॉलिनोमियल। ऐसे ही एक हमारे पास आता है रैशनल पॉलिनोमियल, रैशनल फंक्शन। जब बोले बेटा रैशनल फंक्शन, तो रैशनल में क्या होता है, तो आप कहेंगे सर रैशनल की जब बात करेंगे ना, तो रैशनल में ये समझ लो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नाम की कोई चीज होगी, px और qx नाम की चीज होगी। यहां पर ये भी क्लियर है कि qx जो है डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और ये भी क्लियर है कि एक बात और, कि जो px है एंड qx है, ये दोनों ही बोथ आर, ये दोनों ही क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए। ये दोनों ही हमारे लिए पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। ठीक है, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि fx इक्वल टू हमारे पास ये है x-2 अपॉन में x-3, तो यहां पर हम मेंशन कर देंगे कि हमारा जो x-3 है, और जो x, चलो मैं इसको ना लिख देता हूं कि आपसे बोल देता है कि फाइंड करो डोमेन एंड रेंज। हमें यहाँ पे फाइंड करना है डोमेन, और हमें इसमें बेटा फाइंड करनी है रेंज। डोमेन भी चाहिए और रेंज भी चाहिए, तो क्या करें भाई, तो देखो ऐसा है ना, फॉर डोमेन अगर डोमेन चाहिए तो ये ध्यान रखो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो x-3 है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो समझ जाओ x जो है वो 3 नहीं होना चाहिए। तुम अगर x की जगह 3 पुट कर दोगे तो 3 - 2 1 और 3 - 3 0, ऊपर 1 नीचे 0, 1/0 बन जाएगा। 1/0 नहीं, वो नहीं चलेगा। हाँ 2 पुट कर लो, 2 से दिक्कत नहीं है, 2 - 2 ऊपर 0, 2 - 3 नीचे -1, 0/-1 चलेगा, आंसर 0, बट नीचे 0 नीचे, वो नॉट डिफाइंड बन जाता है बेटा। तो हम यहां पे देखो लिखते क्या है कि जो इसका डोमेन है वो है सारे रियल नंबर, सारे रियल नंबर, बट उन सब रियल नंबर में हम क्या बोलेंगे, उसमें 3 नहीं आता होगा, उसमें 3 नहीं आता होगा भाई। ठीक है, अच्छा सर ऐसी बात है, तो बताओ रेंज क्या होगी इसकी। तो अब रेंज निकालनी है तो यहां पर भी बेटा कुछ कुछ यही तरीका लगेगा, और जो तरीका मैं यहां लगाऊंगा बेटा उसकी जरूरत पड़ेगी। रेंज जब हमें निकालनी होगी तो ये समझ लो, आप लोग पुट कर लो कि जो fx है वो y के इक्वल है, जो fx है वो y के इक्वल है, और fx यानी कि ये जो x-2 अपॉन में जो x-3 है
ये y के इक्वल है। ठीक है बेटा, तो इस हिसाब से बच्चे, इस हिसाब से यहाँ से देखो इतना जब हम कर लेंगे ना, देखो इतना कर लेने के बाद जैसे अभी y है इन टर्म्स ऑफ x है, y का मान हमारे पास x के पदों में है, मैं आपसे बोलता हूँ x का मान ज्ञात करो y के पदों में, तो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस 2 x इंटू वाई 3 इंटू वाई। ठीक है बच्चे, अच्छा अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में, तो एक काम करो x यहीं रहेगा, yx को लेफ्ट में ले आओ, जो -2 है उसको राइट में भेज दो, 2 माइनस 3y, तो इन दोनों में x कॉमन, 2 माइनस 3y, और हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा 2 माइनस 3y के अपॉन में 1 माइनस वाई, x निकल गया। जैसे मेरे पास y था x के टर्म्स में, ऐसे ही बेटा मैंने x निकाल दिया y के टर्म्स में। ठीक है बच्चे, सो देखो यहां पर तुमने ये सोचा कि डिनोमिनेटर जीरो, यहां पर तुमने ये सोचा कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसी सेम चीज यहां भी सोचो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए। बताओ y की किस वैल्यू से डिनोमिनेटर जीरो बनेगा। मैं y की जगह बेटा ऐसा क्या पुट कर दूं जिससे डिनोमिनेटर जीरो बन जाए, तो आप बोलेंगे सर y की जगह 1 रखोगे तो डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा, तो भाई मैं वही कहूंगा कि y को 1 मत रखो भाई, फिर y को 1 मत रखो क्योंकि वो तुम्हारे डिनोमिनेटर को जीरो बना रहा है। तो लो भाई हम बोल देंगे ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो y 1 नहीं होना चाहिए, तो रेंज सारे रियल नंबर, बस उन सब रियल नंबर में क्या नहीं आएगा, उन सब रियल नंबर में हमारा ये 1 नहीं आएगा भाई, ये हमारा होता है डोमेन, ये बेटा हमारा होता है सॉरी ये हमारी होती है यहाँ पे रेंज। सो गाइस ऐसा मैंने रैशनल बताया, पॉलिनोमियल बताया, इसके अलावा बेटा एक मॉड्यूलस देख लो यार, मॉड्यूलस तो याद होगा आप लोगों को यार, मॉड्यूलस में दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। मॉड्यूलस में देखो इसमें क्या होता है बच्चे, जब हम मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं तो ये हमारे पास आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो x है वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, बोलो जो x होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये पॉजिटिव है, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये दोनों है। तो भाई पॉजिटिव तो नहीं कह सकते यार, क्योंकि x ना एक वेरिएबल है, x की वैल्यू होने के लिए 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू होने के लिए -3 भी हो सकती है। अब अगर x की वैल्यू 2 है तो समझ जाओ वो पॉजिटिव है, x अगर -3 है तो समझ जाओ वो नेगेटिव है ना। तो अब होता क्या ना बेटा, मॉड्यूलस के अंदर जो भी आता है मॉड्यूलस उसे पॉजिटिव बना देता है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं मान लो मॉड्यूलस के अंदर आया 5, तो आप बोल देंगे बाहर भी आ जाएगा 5, बाहर भी आ जाएगा 5। मैं बोलूं अंदर आ गया -6, तो आप बोलेंगे मॉड्यूलस ना, जब मॉड्यूलस के अंदर एक पॉजिटिव नंबर था तब मॉड्यूलस ने कुछ नहीं किया। तुम अगर मॉड्यूलस के अंदर -6 भेज रहे हो, -6 अगर मॉड्यूलस के अंदर भेजा जा रहा है तो समझ जाओ इस बार जो है मॉड्यूलस को कुछ तो करना पड़ेगा, बट मॉड्यूलस ना उस -6 को टच नहीं करता। मॉड्यूलस कहता है कि तू जो है ना वो रहे, मैं तेरे बाहर माइनस लगा दूंगा, अब तो अपने आप चेंज हो ले, यानी कि वो माइनस और वो माइनस। ठीक है, दोबारा सुनो, जब मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव नंबर था तो क्या मॉड्यूलस ने कुछ किया, आप बोले नहीं कुछ नहीं किया, जैसा अंदर था वैसे ही बाहर भेज दिया। लेकिन जब मॉड्यूलस के अंदर एक नेगेटिव नंबर आया तब मॉड्यूलस ने क्या किया, तो आप बोल रहे हैं सर उस सिचुएशन में मॉड्यूलस ने इसके बाहर एक माइनस लगा दिया और माइनस लग जाने से वो पॉजिटिव हो गया। सेम कहानी बेटा यहां पर है। ये जो x है, ये जो x है, सोचो ये x कैसा नंबर है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आप बोलेंगे सर वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, 0 या 0 से बड़ा और 0 से छोटा, दो हिस्सों में मैंने इसको बांट दिया। अब सोचो x अगर 0 है या 0 से बड़ा है, 0 है तो मॉडुलस बोलता है जैसा आया वैसे चल ले, वैसे निकल भी जा। 2 आया, जैसा आया वैसे बाहर भी चले जा। तो जब पॉजिटिव है, x अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो मॉडुलस को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई, जैसा आया वैसे बाहर चले गया, है ना। लेकिन यही x अगर 0 से छोटा हो, जैसे अगर मैं बोलूं ये -2 है, तो मॉडुलस बोलेगा -2 के बाहर एक माइनस आ जाओ। मैं बोल दूं -3 है, तो -3 को पॉजिटिव करने के लिए इसके बाहर एक माइनस आ जाओ। तो भाई
x है, x क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा यानी नेगेटिव है, तो मॉडुलस क्या बोलेगा कि तेरे बाहर एक माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये है भैया अपन का मॉडुलस फंक्शन। अगर मैं बोलूं f2, आप आंसर कर देंगे 2। मैं बोलूं f माइनस का 5, आप आंसर कर देंगे 5। मैं बोल दूं f0, आप आंसर कर देंगे 0। ग्राफ कैसा होता है सर इसका, सिंपल, मॉडुलस विक्ट्री वी शेप ग्राफ। सर 0, x अगर 0 तो y 0 या ओरिजिन से बनेगा, x अगर 1 तो y 1, x अगर 2 तो y 2, तो ये y इक्वल टू x बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि x2 है तो y2 है, x3 है तो y3 है। लेकिन अगर x -1 है, x अगर -1 है तो माइनस के बाहर एक माइनस तो वो +1 हो जाता है, -2 तो वो +2 हो जाता है, -1 पे वो +1 हो जाता है, -2 पे +2 हो जाता है। तो ये इस तरह से बनता है, -2 पे ये +2 हो जाता है, तो y इक्वल टू -x लिख दिया करते हैं भाई। तो बच्चे ऐसा है ना, ऐसा है, इसमें ये इसका ग्राफ है, वी शेप ग्राफ है भाई। ठीक है, बाकी मॉडुलस के ऊपर कभी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग अगर बोलोगे तो पूरा मॉडुलस एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ तो सिर्फ मॉडुलस एक्स है, मॉडुलस में कई सारी पॉसिबिलिटीज बनती है, मॉडुलस में इनइक्वालिटीज बनती हैं। ठीक है, तो कभी बनाएंगे बेटा उसके ऊपर एक वीडियो। अब बच्चे ऐसा है बच्चे, अगर आपसे बोलो डोमेन क्या है इस क्वेश्चन में, डोमेन आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ जी इस पे डोमेन क्या है, डोमेन क्या जवाब दोगे? तो डोमेन आप बोलेंगे x 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। x तो कुछ भी हो सकता है, मॉडुलस के अंदर कोई भी आ सकता है। जब कोई भी आ सकता है तो हम बोलेंगे कि इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है। इसका जो डोमेन है भाई वो कौन है, इसका डोमेन रियल नंबर है भाई, रियल नंबर। अच्छा, पूछा जाए कि बताओ इसकी रेंज क्या है, रेंज, तो सोचो मॉडुलस के आ जाने से नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, y कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव नहीं आएगा। तो आप बोलेंगे 0 से शुरुआत होगी और इन्फिनिटी तक के कितना भी आगे बढ़ जाएगा बेटा। सो बच्चे ये कुछ ऐसी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई है। इसके अलावा हालांकि अभी सिग्नम फंक्शन रह गया है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रह गया है, उन्हें मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहां पर जितनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए थी वो मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करी हैं। अब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 1-1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में। ओके, सो बच्चे ऐसा है ना, 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो उसके ही अंदर सिग्नम फंक्शन भी लेके आऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लेके आऊंगा, तो उनकी एक्सप्लेनेशन में वहां पर दूंगा यार। तो बच्चे मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना यार कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो तभी मुझे भी पता चलेगा ना कि कहाँ पे कमी है। जो कमियां होंगी उसको ठीक करेंगे, फिर उसको करेक्ट करेंगे यार, फिर आपको नए और ही बेहतर वीडियोस पर हम लेकर आपके लिए आएंगे यार। सो कमेंट करके बेटा अपने रिएक्शन जरूर देना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।